हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरभि खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के जो सैंपल पेपर आए हैं, सैंपल पेपर नंबर 1, उसके 27 टू 36 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में 1 टू 26 क्वेश्चन को कवर किया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। तो इसके लिए रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, हमें प्रूव करने के लिए हमें इसके उल्टा जाना पड़ेगा। पहले समझना पड़ेगा कि इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं और रैशनल नंबर किसे बोलते हैं। तो इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? वो नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और वो नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो यानी हमें ये प्रूव करना है कि रूट 3 को हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका उल्टा जाना पड़ेगा। रैशनल प्रूव करने के लिए हमें इसको सबसे पहले इसका उल्टा यानी रैशनल इसको मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं लेट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और अगर ये रैशनल नंबर है और यहाँ तो ये क्या जा रहा है, हम उल्टे इसके हम जो हमारी स्टेप है हमारी उल्टी जा रही है जो हमको चाहिए उससे, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं टू द कॉन्ट्रेरी। अब अगर कोई नंबर रूट 3 कोई भी नंबर रैशनल नंबर है तो हमको पता है कि वो P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q। और अगर कोई नंबर P अपॉन Q है तो यानी इसका मतलब क्या है, P और Q क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए और उनको हम आगे डिवाइड भी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, वो को-प्राइम्स हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका दैट P एंड Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड को-प्राइम। ये को-प्राइम है। को-प्राइम का मतलब क्या है, यानी वो नंबर जो कि सिर्फ वन से ही कट हो सकते हैं, इसके अलावा किसी और से कट नहीं हो सकते। यानी जिनको हम और ज्यादा कट नहीं कर सकते, जैसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते। जैसे 2/3 को हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। जैसे 2/4 है, इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1/2 बना सकते हैं। यानी दोनों का कॉमन फैक्टर 2 था। तो हमें चाहिए कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उन्हीं को हम को-प्राइम बोलते हैं। मीन्स they do not have common factor other than 1। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आपके नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वहां से उसे लिख सकते हैं अदर देन 1। अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, इस Q को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे रूट 3 के पास में और अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो लिखेंगे 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर इज 3, Q का स्क्वायर इज Q स्क्वायर एंड P का स्क्वायर इज P स्क्वायर। तो इस तरह से 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। और हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 3। तो यानी जो 3 है वो P स्क्वायर का फैक्टर है। अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो यानी वो नंबर उस दूसरे नंबर का फैक्टर होगा। अगर 2 6 को डिवाइड कर रहा है तो जो 2 होगा वो 6 का फैक्टर होगा। तो यानी 2 इज द फैक्टर ऑफ 6। तो अगर 3 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यानी 3 इज द फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। तो हमें पता है कि अगर कोई नंबर हमारी थ्योरम के अकॉर्डिंग, यूनिकनेस ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग, अगर कोई नंबर P स्क्वायर यानी किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उस नंबर के इंडिविजुअल यानी P को भी डिवाइड करेगा। तो उसका स्टेटमेंट आपके पास में नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अगर Q स्क्वायर, तो हमें लिखेंगे इफ 3 इज फैक्टर ऑफ P स्क्वायर देन it will be the factor of P also। मतलब 3 मतलब ये P का भी होगा, यानी जो 3 फैक्टर है वो P का भी होगा। तो इस तरह से हमको पता लग गया कि यहाँ पे 3 इज द फैक्टर ऑफ P। यहाँ तक हमको ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं।
तो अभी तक के सॉल्यूशन से हमको पता लग गया कि 3 जो है पी स्क्वायर जो है वो 3 का फैक्टर है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें नहीं पता एग्जैक्टली वो नंबर क्या है, तो हम यहाँ पे एक नया इंटीजर लेंगे, यानी कि p इज इक्वल्स टू, p जो है वो 3 का फैक्टर है, यानी 3 किसी ना p के साथ में 3 के साथ में कोई नंबर मल्टीप्लाई होकर p बनाता है। तो हम यहाँ लेते हैं नया फैक्टर r, नया इंटीजर r जो कि 3 से मल्टीप्लाई होकर p के इक्वल आएगा। ठीक है, यानी आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इफ इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग q इज इक्वल्स टू p अपॉन 3, देन p इज इक्वल्स टू 3q, इस q को हमने नया इंटीजर ले लिया जो कि है r। आगे हम लेते हैं, आगे हम क्या करेंगे, वही जो हमने पुराने वाले पहले वाले स्टेप में किया था, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो लिखेंगे p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3r स्क्वायर, तो ये बन गया p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9r स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ पे इस स्टेटमेंट में देखिए, यहाँ पे p स्क्वायर किसके इक्वल है, 3q स्क्वायर के इक्वल है। तो हम ले लेते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 ऑन द प्लेस ऑफ p स्क्वायर। तो p स्क्वायर की प्लेस में हमने लिख दिया 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9r स्क्वायर। यहाँ हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं पुटिंग the value of p square from equation 1। तो इस तरह से ये 3 से ये 9 कट हो गया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर और इस तरह से हमारे पास में r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, q स्क्वायर अपॉन 3। तो ये पुरानी वाली वैल्यू के जैसे आगे, जैसे p स्क्वायर को 3 डिवाइड करता है वैसे यहाँ पे q स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे इफ 3 इज द, आप यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ 3 इज, नीचे आपके पास में पूरा उसका स्टेटमेंट आ रहा है, आप उसमें पढ़ लीजिएगा, इफ 3 इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, सॉरी q स्क्वायर, देन इट विल बी द फैक्टर ऑफ 3q ऑल्सो। अगर q स्क्वायर 3 का 3 जो है वो q स्क्वायर का फैक्टर है, तो वो 3 जो है वो q का भी फैक्टर होगा। तो इसका मतलब 3 इज द फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। तो हमने इधर वाले स्टेटमेंट में पढ़ा था कि 3 जो है वो इस वाले स्टेटमेंट से, जो 3 जो है वो p का फैक्टर है और जो 3 है वो q का भी फैक्टर है। तो इसका मतलब हमारा जो ये हमने स्टार्टिंग में इसको अज्यूम किया था कि √3 जो है p अपॉन q, यानी जो ये p और q है इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। हमने ये स्टेटमेंट लिखा था कि इसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट हमारे पास में आगे के सॉल्यूशन से हमें ये मिला कि इन दोनों p और q का कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमने ऊपर जो हमने अजम्पशन लिया था वो क्या था, गलत था, वो रॉन्ग था। इसका मतलब ये जो √3 है वो रैशनल नंबर नहीं है, और अगर कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, इरैशनल नंबर बन जाएगा। तो हम यहाँ पे इसके लिए पूरा एक स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं अब यहाँ से थोड़ा सा रब कर रही हूँ। हम लिखेंगे, ये स्टेटमेंट मैं ऊपर का अभी रख रही हूँ ताकि आपको यहाँ से समझ में आए कि हमने अभी तक क्या माना था कि p और q का सिर्फ 1 फैक्टर है, बट हमारे सॉल्यूशन से, आगे के सॉल्यूशन से हमें मिला है कि 3 भी p और q का फैक्टर है। इसका मतलब ये जो हमने अजम्पशन किया है कि √3 इज इक्वल्स टू p अपॉन q, यानी ये एक रैशनल नंबर है, ये गलत है, उल्टा है, क्योंकि 3 तो उसका फैक्टर आ रहा है। अगर ये गलत है इसका मतलब वो नंबर रैशनल नंबर नहीं है, और अगर कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो वो उसका उल्टा इरैशनल नंबर होगा। हम यहाँ लिखेंगे 3 इज द फैक्टर ऑफ p and q, but we have assumed, हमने अज्यूम किया था, assumed that p and q are co-primes। आपको नीचे आपका इसका स्टेटमेंट भी लिखा हुआ आ रहा होगा, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आपको स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, सारे स्टेटमेंट्स आपको बिल्कुल ढंग से लिखने पड़ेंगे। इसमें स्टेटमेंट के ज्यादा मार्क्स होते हैं इस क्वेश्चन में। तो p and q आर co-primes एंड हमने बट वी हैव अज्यूम्ड दैट p and q आर co-primes, मींस इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो अजम्पशन था वो रॉन्ग था, मींस आर अजम्पशन was wrong
That means √3 is an irrational number. Proved. Irrational number. It is proved. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 28 के अकॉर्डिंग आपके पास में यहाँ पे टू टेंजेंट्स गिवन है, TP एंड TQ, यानी ये वाली TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O, जिसका सेंटर है O, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट दैट इज P, एंड प्रूव दैट आपके पास में यहाँ पे दो एंगल है PTQ, यानी ये वाला एंगल, एंड एंगल OPQ, यानी ये वाला एंगल. The PTQ is equals to the double of OPQ, यानी इसका डबल इस वाले एंगल के इक्वल होगा. तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में टू टेंजेंट्स यानी TP एंड TQ यहाँ पे हमारे पास में गिवन है. तो हमें पता है कि ये जो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट जा रही है, किसी बाहर वाले पॉइंट से कोई दो टेंजेंट जा रही है, तो वो दोनों इक्वल होंगी. दोनों जो टेंजेंट्स होंगी वो इक्वल होंगी, यानी TP इज इक्वल्स टू TQ. तो हमारे को सबसे पहले सॉल्यूशन में टू प्रूव लिखेंगे. आपको सॉल्यूशन का तरीका बिल्कुल ऐसे ही लिखना है. सबसे पहले आपको लिखना है कि आपको क्या प्रूव करना है. दैट इज एंगल PTQ इज इक्वल्स टू एंगल 2 ऑफ एंगल OPQ. एंगल OPQ. और इसके बाद में आपके पास में गिवन क्या है, आपको ये लिखना है कि आपके पास में गिवन है कि TP एंड TQ आर द टेंजेंट्स. TP एंड TQ आर टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल. आपको प्रूफ क्या करना है? अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. प्रूफ में आप लिखेंगे यहाँ पे, आपको पता है कि ये वाला एंगल, आपको प्रूव करना है कि एंगल PTQ इज इक्वल्स टू द डबल ऑफ इज द 2 ऑफ OPQ, यानी इस वाले एंगल का डबल इस वाले एंगल के इक्वल होगा. तो अब हम मान लेते हैं लेट एंगल PTQ इज इक्वल्स टू थीटा. हम मान लेते हैं ये जो एंगल है वो थीटा है. ठीक है. तो अब ये अगर ये एंगल थीटा है और हमें ये भी पता है कि TP जो है वो इक्वल है TQ के, इन ट्राइंगल TPQ, TP इज इक्वल टू TQ, यानी बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल. हम यहाँ पे हमें पता है कि फ्रॉम अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से यानी T पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं एक ही सर्कल के ऊपर, तो वो जो दोनों टेंजेंट होंगे वो दोनों की लेंथ इक्वल होगी. तो यहाँ पे टेंजेंट्स आर इक्वल. अगर ये इक्वल है तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया. ठीक है, सॉरी इक्विलेटरल नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया. और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब इनके ऑपोजिट एंगल्स यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा. इसका मतलब एंगल TPQ इज इक्वल्स टू एंगल TQP, यानी दोनों P वाला एंगल और ये Q वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए. और अगर इक्वल है तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, तीनों एंगल को इन अ ट्रायंगल PTQ, इन ट्रायंगल PTQ एंगल PTQ यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल है. अभी हमने PTQ को एज ए थीटा मान लिया और हमें TPQ, हमें पता है कि TPQ और TQP दोनों इक्वल है. TPQ और TQP दोनों इक्वल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 ऑफ, ये दोनों इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 ऑफ TPQ. हमने यहाँ पे TQP भी लिख सकते थे बट हमने लिखा है यहाँ पे TPQ. हमने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे को जो जिस एंगल को हमें चाहिए उसमें TPQ ही है. अगर हम TQP लिखेंगे तो उसका तो लिंक ही नहीं रहेगा. हमको जो एंगल चाहिए उससे तो हमको ये वाला एंगल चाहिए. तो इस वजह से हमने ये वाले एंगल को ही यहाँ पे इसके अंदर कंसिडर करा है, दूसरे वाले को हमने रिप्लेस कर दिया TPQ से और यहाँ पे बचा 180 डिग्री. अब थीटा एंगल उधर जाएगा तो एंगल TPQ इज इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा. ये जो 2 है वो भी उधर जाएगा तो 2 डिवाइड होके एंगल TPQ 2 डिवाइड होके 180 से 90 बनाएगा और थीटा से डिवाइड होके थीटा बाय 2 बनाएगा. तो एंगल TPQ इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा बाय 2 ये आपके पास में. और अब आपको ये भी पता है कि एंगल TPO यानी पूरा जो टेंजेंट है विद द रेडियस के साथ में जो ये आपका एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल जिसको मैं
ऑरेंज से शो कर रही हूँ, ब्लू से शो कर देती हूँ, जो कि ब्लू से शो हो रहा है ये वाला एंगल, ये पूरा आपका 90 डिग्री है। तो एंगल TPO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमें चाहिए कौन सा एंगल, हमें चाहिए एंगल PTQ। हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल PTQ इज इक्वल्स टू, यानी ये वाला जो एंगल है, ये पूरा 90 डिग्री वाले एंगल में से अगर इस बड़े वाले एंगल को निकाल दें, यानी TPQ को निकाल दें, तो हमारे पास में ये वाला एंगल बच जाएगा। यानी कि जब हमारे पास में ये 90 डिग्री वाले एंगल्स में से ये वाला एंगल अगर हम निकाल देंगे, तो हमारे पास में ये वाला एंगल बच जाएगा। तो हम यही कर रहे हैं कि 90 वाला एंगल कौन सा है, एंगल TPO में से अगर TPQ को माइनस कर दें तो बनेगा, TPO कितना है 90 और TPQ कितना है 90 माइनस थीटा बाय 2, तो एंगल PTQ कितना हो गया, यहाँ इसको सॉल्व कर रही हूं मैं इस वाले पार्ट में। तो एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 90 माइनस 90 दैट इज 0 एंड बच गया यहाँ पे थीटा बाय 2। अब आपने थीटा क्या माना था, वो था एंगल PTQ, एंगल PTQ डिवाइडेड बाय 2 एंगल PTQ, और यहाँ पे एंगल PTQ आपको यहाँ पे OPQ चाहिए था, यहाँ पे आप OPQ लिख रहे हैं, आप OPQ की बात कर रहे हैं। एंगल OPQ इज द, यहाँ पे एंगल OPQ, चलो एंगल OPQ इज इक्वल्स टू एंगल PTQ अपॉन 2, यानी अगर हम इसको 2 को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल OPQ। प्रूव, ये हमारे यहाँ तक प्रूव हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में या फिर हमें मेल करके। क्वेश्चन नंबर 29 के अकॉर्डिंग हमारे पास में यहाँ पे मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक गई 2000 रुपीज निकालने के लिए। शी आस्क्ड टू द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। इसने कैशियर को कहा कि सिर्फ 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट दे दीजिएगा, एंड मीना गॉट, इस तरह से उसने 50 और 100 के टोटल 25 नोट्स उसको मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। आपको फाइंड करना है कि किस तरह कि कितने उसको 50 के और कितने उसको 100 के नोट्स मिले। तो इसको करते हैं सॉल्व। तो मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, तो यानी मीना 2000 रुपीज निकालने के लिए 50 और 100 रुपीज के नोट। तो अब हमें नहीं पता कि कितने उसके पास उसने 50 के नोट लिए और कितने उसको 100 के नोट मिले। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट, हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज, नोट ऑफ 50 रुपीज। ये क्वेश्चन मैंने 3.5 को समझाते वक्त क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड उसमें भी समझाया था, उसका लिंक मैंने आपको ऊपर समझा दे रखा है। इस क्वेश्चन के लिए आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर समझ में आना चाहिए, तो उसका लिंक आपके आई बटन पे दे रखा है, आप जाकर उसे समझ सकते हैं। तो लेट नंबर ऑफ नोट ऑफ 50 रुपीज बी एक्स, हमने मान लिया जो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट है वो है 50 एक्स, एंड 100 रुपीज का जो नोट है वो क्या है वाई। तो अगर हमारे पास में, आप सोचिए अगर आपके पास में 50 रुपीज के एक नोट है तो आपके पास में कितने रुपीज हुए 50 रुपीज। अगर आपके पास में 50 के 2 नोट है, 50 रुपीज के 2 नोट, तो यानी आपके पास में कितने रुपीज हुए 100 रुपीज। और अगर आपके पास में 50 के 3 नोट है तो आपके पास में 150 रुपीज। और अगर आपके पास में 50 के x नोट है तो आपने क्या किया 50 इंटू एक्स, यानी यहाँ पे भी आप 50 इंटू 3 कर रहे थे, तो वो कितने हो गए 50 इंटू एक्स 50x। तो यानी रुपीज फ्रॉम 50 रुपी नोट will be 50x। तो लिखोगे रुपीज फ्रॉम 50 रुपी नोट will be 50x, and rupees from 100 रुपीज नोट 100 रुपीज के नोट से कितने होंगे, सेम इसी तरह से 100 इंटू वाई। तो यानी ये आपके पास में 50x रुपीज हो गए और 100x रुपीज हो गए। तो यानी 50 से ये आपके रुपीज आ गए, ये 100 से रुपीज आ गए, और सो आपका टोटल कितना है 2000। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। तो इस तरह से आपकी फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो चुकी है। आप यहाँ से 50 को कॉमन भी ले सकते हैं,
50 को आपने कॉमन लिया तो बचा x प्लस 2y, यहाँ से 50 डिवाइडेड बाय 51 1x, 50 डिवाइडेड आई मीन 100 y डिवाइडेड बाय 50 देन 2y, और इधर से भी 50 को डिवाइड किया तो बच गया यहाँ पे 40, यानी 50 2000 डिवाइडेड बाय 50, तो दोनों तरफ 50 50 आ गया तो ये दोनों कट हो गया, और आपके पास में इक्वेशन बची फाइनली x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आ चुकी है। आपको यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी दो आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो आपकी बन चुकी है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ व्हाट विल बी द सेकंड इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन विल बी, यहाँ बोल रहा है कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यानी उसको पूरे 25 नोट मिले, तो यानी अगर उसके पास में x 50 के नोट है, y 100 के नोट है, तो उसके पास में टोटल यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 25 हो गया। तो इस तरह से आपकी दो इक्वेशन बन चुकी है। अब आप यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, इससे आपको पता लगेगा कि 50 के नोट्स कितने थे और 100 रुपीज के नोट कितने थे। तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज में लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है एक वीडियो में, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप जरूर उसको समझ लीजिएगा इसके लिए। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए आपके पास में x या y दोनों में से किसी का भी कोएफिशिएंट इक्वल होना जरूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास में x का कोएफिशिएंट 1 है, और नीचे वाली इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो दोनों का ही अगर 1 है तो यानी यहाँ पे ऑलरेडी ये इक्वल है। तो हमें क्या करना होगा, इस x को ही एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट करना पड़ता है या तो x को या फिर y को। तो हमें एलिमिनेट करने के लिए इन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ दोनों साइन पॉजिटिव है, तो हमें इस पूरी इक्वेशन यानी नीचे वाली इक्वेशन को माइनस, मतलब हमें यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनका साइन चेंज होता है। तो x का साइन हो गया माइनस, और प्लस y यानी इसका साइन हो गया माइनस, ये भी, और ये 25 जो कि प्लस का है वो भी हो गया माइनस। इस तरह से ये सबके सब हो गए माइनस। तो x माइनस एक्स हो गया 0, 2y में से ये y गया, क्योंकि माइनस का y अब हम कंसिडर करेंगे। 2y में से y गया तो y 1y, या फिर 40 में से 25 माइनस हुआ तो कितना आ गया 15। तो यानी कितने उसके पास में 100 रुपीज के नोट थे, y इज द 100 रुपीज नोट। तो यहाँ पे तो y इज इक्वल y के जो नोट हैं, आई मीन 100 रुपीज के जो नोट है वो 15 है, और इस तरह से x कितने हो जाएंगे आपको 25 माइनस, क्योंकि टोटल 25 है, 25 माइनस 15 करोगे तो 10 नोट हो जाएंगे 50 रुपीज के। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 15 एंड 10। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सो क्वेश्चन नंबर 30 है अ बॉक्स, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। बॉक्स कंटेनिंग 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास में एक बॉक्स है जिसके अंदर 90 डिस्क है, उसमें नंबर करा हुआ है 1 to 90, और आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो, अगर हम उनमें से एक डिस्क को ड्रॉ करें बाहर, हम उसमें से एक डिस्क को रेंडमली बाहर निकालें, तो उसमें 2 डिजिट नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या फिर उसमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या फिर वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमारे पास में सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, probability of an event यानी PE is equals to number of favorable outcomes upon number of total possible outcomes, यानी आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स से आप इसको डिवाइड करते हो। तो आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, क्योंकि 90 डिस्क है तो इसका मतलब 90 आपका पॉसिबल आउटकम हो गया। तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 90, एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अलग अलग होगी। फर्स्ट यानी 2 डिजिट नंबर के लिए कितनी होगी, 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा। 1 to 9 तो सारे 1 डिजिट नंबर है, फिर 10 से 10, 11, 12, 13 ऐसे करते करते 90 तक के जो भी नंबर्स होंगे वो सारे आपके 2 डिजिट नंबर होंगे। तो 2 डिजिट नंबर के लिए कितने हो गए टोटल, वो हो जाएंगे 81। तो आपके पास में टोटल इस तरह से जो नंबर हो गया, आपको कैसे पता लगेगा, पहले आप कर लो 90 माइनस
10 जो कि कितने हो गए 80, और उसमें से एक 10 को भी इंक्लूड कर लो, 80 प्लस 1 81 आपके पास में टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए। वहां पे लिखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो इस कंडीशन में आपके पास में हो गए 81, तो आपके पास में पीई आपका प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 81 अपॉन 90, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 81 एंड नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम इज 90। तो इस तरह से कट हो गया तो 9 अपॉन 10 आंसर आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 9 अपॉन 10। और इस तरह से सेकंड फर्स्ट आपका समझ में आ गया होगा। सेकंड है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या क्या हो सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आपके, आपका नंबर होता है 1, इसके अलावा 2 का स्क्वायर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64, फिर 81, और उसके बाद में जो 100 आएगा वो 90 से बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से कितने नंबर्स आ गए हैं 4 एंड 9 नंबर्स आ चुके हैं। तो आपका इस कंडीशन में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो चुके हैं 9 हो चुके हैं, और टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास में पॉसिबल आउटकम जो कि है 90। तो इस तरह से 1 अपॉन 10 आंसर हो गया। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो कोई नंबर 5 से डिविजिबल होगा, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, इसी तरह से 60, 65, 70, 75, 80 एंड 85, 90। तो कितने हो गए ये 4, 8 एंड 12, 17, 18 नंबर्स इस तरह से हो गए हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी उसके लिए क्या हो जाएगी, इसको मैं यहीं से रख कर रही हूँ थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए। यहाँ से स्टार्ट होगा, तो आपके नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 90 एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज योर 18। तो इस तरह से कट होके ये आ गया 1/5। तो दिस इज योर आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ही और क्वेश्चन पे। 30 का ही और क्वेश्चन है, इसमें भी आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर, अ स्पेड एंड अ क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो आपको पता है आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे एक डेक ऑफ कार्ड में। तो डेक ऑफ कार्ड में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके हो गए 52। तो यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 52 एंड अ किंग ऑफ रेड कलर आपको चाहिए। तो रेड कलर के आपके पास में कितने आपके पास में किंग कितने होते हैं टोटल 4 होते हैं, उनमें से 2 तो आपके होते हैं ब्लैक और 2 होते हैं आपके रेड। तो टोटल आपके पास में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए अ किंग ऑफ रेड कलर के केस में, तो वो होता है आपके पास में 2। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 2। तो आपका आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हमारा फॉर्मूला हमारा पहले लिखा होता नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 2 अपॉन 52, और ये कट होके बन गया 1/26। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन अ स्पेड। तो टोटल स्पेड कितनी होती है डेक ऑफ कार्ड्स के अंदर 13 होती है टोटल। तो अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज आपके पास में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 13 और टोटल आउटकम कितना है 52, और आपने इसको कट कर दिया आंसर आ गया 1/4। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन के लिए द क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो डायमंड्स में कितने क्वीन होते हैं ओनली 1। तो यानी आपकी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 1 एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम अगेन 52। तो आंसर आ गया 1/52। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जिसके अंदर हमारे पास में गिवन है मेटेलिक स्फेयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड स्फेयर। यानी
तीन आपके पास में स्फेयर्स हैं, मेटेलिक स्फेयर्स हैं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के। उसके तीन रेडियस आपके पास में गिवन है, तीनों के रेडियस गिवन है, और उन तीनों को मेल्टेड डाउन किया गया, तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा स्फेयर बनाया गया। और आपको फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फेयर, यानी जो एक बड़ा स्फेयर बना है उसका रेडियस क्या होगा, आपको ये फाइंड करना है। तो हम इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास में, मान लेते हैं कि आपके पास में एक स्फेयर इस तरह से और एक स्फेयर और दूसरा तीसरा, तीन स्फेयर इस तरह से गिवन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा इसने कहा है 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, दूसरे वाले का 8 सेंटीमीटर और तीसरे वाले का 10 सेंटीमीटर रेडियस है। और अगर तीनों को जोड़ दिया गया, तीनों स्फेयर्स को जब हमने ऐड कर दिया गया, तो हम इससे हमको एक बड़ा, इन सबको हमने मेल्ट करके जो हमको एक बड़ा स्फेयर बनाया गया, वो एक इनसे बड़ा स्फेयर बना जिसका रेडियस आपको फाइंड करना है। यानी इन तीनों का सम करना पड़ेगा, तीनों का सम, स्फेयर का सम हमें एक बड़ा स्फेयर देगा। अब क्या, तीनों स्फेयर्स का सम क्या, तीनों स्फेयर्स का आपको वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, यानी ये वाले स्फेयर का, ये वाले स्फेयर का और ये वाले स्फेयर का वॉल्यूम को ऐड करके एक नया आपको स्फेयर मिलेगा। तो हम लेते हैं इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फेयर या फिर रिजल्टिंग स्फेयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फेयर। इन तीन स्फेयर्स का हम वॉल्यूम फाइंड करके उन सबको ऐड कर देंगे। तो आपको पता है फर्स्ट स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे तीन आर है, तीन रेडियस है, तो हमने उनको R1, R2, R3 नाम दे दिया। तो फर्स्ट वाले का नाम R1, सेकेंड वाले का नाम 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस सेकेंड वाले का नाम R2 एंड थर्ड वाले का नाम 4/3 पाई R3 का क्यूब, यानी थर्ड वाले का को हमने R3 मान लिया। और इन सबका सम बनके, इन सबको ऐड करके एक नया बड़ा स्फेयर बनेगा जिसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर। अब क्योंकि वो बड़ा स्फेयर बनेगा तो हमने यहाँ पे आर भी हमने कैपिटल ले ली, पाई आर क्यूब, यानी इस वाले की आपको आर फाइंड करनी है। ठीक है, तो व्हाट इज द आर, इसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं इस राइट साइड में तीनों 4/3 पाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम इसको एज अ कॉमन ले सकते हैं 4/3 पाई, और हमारे पास में बच गया R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, और राइट साइड में बच गया 4/3 पाई आर क्यूब। हम देख सकते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ 4/3 है, जो कि आगे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको इसी स्टेप में डिवाइड कर दिया, कट कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। ऐसे ही पाई से पाई कट हो गया, तो बच गया हमारे पास में आर क्यूब इज इक्वल्स टू स्मॉल R1 क्यूब प्लस स्मॉल R2 क्यूब प्लस स्मॉल R3 क्यूब। R1 क्या है हमारे यहाँ पे 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। 6 क्यूब का मतलब 216, 8 क्यूब का मतलब 512 और 10 क्यूब का मतलब 1000। तो इस तरह से इनको सम करने पे आया 1728 विच इज इक्वल्स टू आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। ये हमारी बड़ी वाली आर जो है, बड़े वाले जो स्फेयर है उसका आर निकलेगा। तो इस तरह से आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1728। तो हम कह सकते हैं आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इज इक्वल्स टू 12, क्योंकि आर क्यूब इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे इसको 12 क्यूब लिख सकते हैं, तो क्यूब से क्यूब कट, आर इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास में 12। तो दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, प्रूव दैट sin a minus cos a plus 1 upon sin a plus cos a minus 1 is equals to 1 upon sec a minus tan b। यानी ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हमें इसमें यहाँ पे प्रूव करना है, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल हमको यहाँ पे प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले LHS लेते हैं, LHS पार्ट, जिसके अंदर आपके पास में गिवन है sin a minus cos a plus 1 अपॉन
साइन ए प्लस कॉस ए -1, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है। अब आप क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पे लेफ्ट पार्ट में जो पूरा लेफ्ट पार्ट है वो साइन ए कॉस ए के फॉर्म में ही है, और राइट साइड आप देखो यहाँ पे सेक ए और टेन ए के फॉर्म में है। तो आपको यानी इसका मतलब है कि लेफ्ट पार्ट को आपको किसी भी तरीके से सेक ए और टेन ए के फॉर्म में लाना होगा। तो आपको पता है सेक में कोई टर्म, सेक ए का मतलब क्या होता है, 1/cos ए होता है। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos ए, तो सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए। एंड टेन ए का एक फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये आपके पास में दो फॉर्मूलाज हैं जिसके अंदर दोनों तरफ कॉस ए डिनोमिनेटर में है। तो हम भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉस ए है, तो हम इस दोनों यानी आपका जो न्यूमरेटर है उसे भी और डिनोमिनेटर है उसे भी, दोनों को कॉस ए से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, ताकि डिवाइड करने के बाद में हमारे पास में सेक ए और टेन ए के फॉर्म में ये लेफ्ट हैंड पार्ट आ जाए। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए। तो हम क्या करेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस 1/cos ए। यहां से इसको डिवाइड किया, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस 1/cos ए। इधर से साइन ए अपॉन कॉस ए कितना हो गया, टेन ए। कॉस ए से कॉस ए कट हो गया क्योंकि साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए होता है, कॉस ए से कॉस ए कट हो गया। और यहाँ पे प्लस कॉस ए, प्लस कॉस ए क्या 1/cos ए क्या बन जाएगा, सेक ए बन जाएगा। तो हमारा देख रहे हैं हम कि हमारा जो लेफ्ट पार्ट है वो टेन ए और सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे करके। ऐसे ही साइन ए अपॉन कॉस ए अगेन टेन ए डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी कॉस ए से कॉस ए कट, प्लस का 1 माइनस 1/cos ए क्या होता है, सेक ए। तो ये हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट हो गया। अभी हमें इसको और भी आगे जाके सॉल्व करना है क्योंकि हमें राइट में 1/sec a माइनस टेन ए के इक्वल लेके आना है। तो इसका मतलब यह है कि ऊपर वाला पार्ट यानी जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो कैसे भी करके कैंसिल आउट करना पड़ेगा हमें, ताकि ये वाला पार्ट कट हो जाए और नीचे वाले पार्ट में भी हमें कुछ ऐसे टर्म्स करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज में लेंगे। ये जो 1 है इसके प्लेस पे एक आइडेंटिटी यूज में लेंगे। हमारा एक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी है। अब हमें पता है यहाँ पे क्योंकि हमें 1 के प्लेस पे ये पूरी आइडेंटिटी लिखनी है, तो यानी 1 का फॉर्मूला क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो यानी इस 1 के प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ आ जाएगा टेन ए माइनस प्लस सेक ए -1, और यहाँ पे टेन ए माइनस सेक ए प्लस का 1 की जगह सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। ये हमारे इस तरह से आ गया। अब हमें पता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म आ रही है, यानी एक आइडेंटिटी लग रही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और a माइनस बी होता है। हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं इसी तरह से, टेन ए प्लस सेक ए -1 और इधर से टेन ए माइनस सेक ए दोनों तरफ यहाँ पे, और प्लस का यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के ये बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी सेक स्क्वायर यानी सेक ए प्लस टेन ए और यहाँ पे सेक ए माइनस टेन ए। इस तरह से ही बन गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे टेन ए माइनस सेक ए है और यहाँ पे सेक ए माइनस टेन ए है, दोनों यहाँ पे रिवर्स हो रखे हैं। अगर हम इसको सीधा कर दें, इसको हम ऐसा कर दें, तो हमारे पास में ये जो टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी और ये मतलब ये दोनों, ये यहाँ से हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो अब हम एक बार यहाँ से लेफ्ट पार्ट को रब करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसके बाद में। तो आगे सॉल्व करते हैं, टेन ए प्लस सेक ए -1 अपॉन यहाँ पे टेन ए माइनस सेक ए जो है, और यहाँ पे सेक ए माइनस टेन ए दोनों ऑपोजिट हो रहे हैं। हम यहाँ पे टेन ए माइनस सेक ए को कॉमन ले लेते हैं
और जब यहाँ पे कॉमन लेंगे दोनों तरफ से tan a माइनस sec a, और यहाँ पे आपके पास में बच जाएगा प्लस का 1, यहाँ से बच गया आपके पास में प्लस का 1, और यहाँ पे आपके पास में देखो ये sec a माइनस tan a है, और आपने यहाँ पे जो आपने कॉमन लिया है वो है tan a माइनस sec a, यानी दोनों ऑपोजिट है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका साइन भी हमको उल्टा करना पड़ेगा ताकि ये दोनों यहाँ पे बैलेंस्ड हो जाए। यानी tan a माइनस sec a का हमने साइन उल्टा करके ले लिया, यानी ये बन गया 1 माइनस, और फिर यहां से बच गया sec a प्लस tan a, ये यहां से बच गया। अब यहां से आगे देखते हैं tan a प्लस sec a माइनस 1 tan a माइनस sec a, और यहां से ये 1 माइनस का अंदर जाएगा तो sec a माइनस का sec a हो गया है, और ये जो tan a है वो भी माइनस का tan a हो चुका है। आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे में कोई सिमिलरिटी है क्या? हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे साइन आ रहा है बिल्कुल ऑपोजिट आ रहा है ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यहाँ पे जो tan a है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे sec a पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे -1 नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये 1 जो है नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। हम यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो tan a स्क्वायर नहीं है, tan a प्लस sec a माइनस 1, और यहां से माइनस कॉमन लिया, आगे रख लेती हूँ उसको tan a माइनस sec a के, और इधर से माइनस कॉमन लिया तो इस 1 के पास में 2 माइनस है। मान लेते हैं हर एक प्लस के पास में 2 माइनस होते हैं, क्योंकि प्लस जो होता है वो 2 माइनस माइनस से मिलकर बनता है। तो जो ये प्लस का 1 है इसके पास में 2 माइनस है, तो ये एक माइनस का बन चुका है। ये माइनस का sec a जो है वो उसके पास में एक माइनस था तो वो माइनस बाहर आ चुका है, तो इसके पास में प्लस का sec a बच चुका है। ऐसे ही माइनस का tan a जो है इसके पास भी माइनस का है, ये तो इसके एक ही माइनस था वो भी बाहर आ चुका है, तो ये प्लस का tan a बन चुका है। तो ये यहाँ पे sec a प्लस tan a माइनस 1, तो ये और ये यहाँ से कट हो गया। आगे ये माइनस को अगर हम अंदर लेके जाए, यानी ऊपर का न्यूमरेटर और नीचे वाला ये वाला जो आपका फैक्टर है ये आपका कट हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है। अब आपको जो चाहिए था ऊपर की तरफ 1 वो आपको मिल चुका है, और नीचे भी आप देखें तो वो भी आपका ऑलमोस्ट आपको जो डिनोमिनेटर में जो चाहिए था वो मिल चुका है। यानी आपके पास में ऊपर बच गया 1 और नीचे माइनस का tan a, ये जो माइनस है अंदर जाएगा ब्रैकेट के, और प्लस का sec a, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sec a 1/sec a माइनस tan a विच इज इक्वल्स टू RHS। ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर is 18 km per hour and takes 1 hour more to 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. यानी एक मोटर कार चल रही है एक स्टिल वाटर के अंदर जो उसकी स्पीड है 18 km per hour, और अगर it takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. यानी अगर जब वो डाउनस्ट्रीम जाती है, डाउनस्ट्रीम यानी ऊपर से नीचे, जब ऊपर से नीचे जाती है तब उसको कम टाइम लगता है, और जब वो नीचे से ऊपर जाती है तो उसको ज्यादा टाइम लगता है। कितना ज्यादा टाइम लगता है? 1 आवर, 1 घंटा ज्यादा लगता है उसको। और कितना डिस्टेंस गए वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में? तो अपस्ट्रीम में भी 24 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम में भी 24 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस दोनों सिचुएशन में सेम है। और आपका जो स्टिल वाटर के अंदर जो मोटर बोट की जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर गिवन है। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास में यहाँ पे 18 किलोमीटर पर आवर आपके पास में स्टिल वाटर में स्पीड गिवन है। तो हम मान लेते हैं लेट द, हमारे को जब भी कोई इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं लाइक मोटर बोट या फिर बोट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, पानी में कोई भी चीज चल रही है उसके कैसे उसके क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि बोट जब चल रही होती है तो वहां पे 2 स्पीड चल रही होती है। एक तो बोट की स्पीड चल रही होती है, यानी एक तो बोट चल रही होती है, और एक जो स्ट्रीम यानी जो अगर नदी चल रही है तो नदी में पानी का बहाव की अपनी स्पीड होती है, या फिर स्ट्रीम वर्ड आ जाता है, या फिर रिवर का जो फ्लो है उसकी स्पीड, मतलब आपके स्ट्रीम की जो स्पीड है और एक बोट की स्पीड दो यहाँ पे काम करती है। तो आपको यहाँ पे रिलेटिव स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी जब अपस्ट्रीम जा रहा हो तब भी और जब डाउनस्ट्रीम जा रहा हो तब भी। यानी आपके पास में स्पीड की
आई मीन आपके पास में मोटर बोट की स्पीड तो गिवन है और आपको फाइंड करनी है, आपको स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी है, तो हमारे पास में वो है नहीं, तो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स। और हमारे पास में बोट की स्पीड है ही स्पीड ऑफ बोट या फिर मोटर बोट इज इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर विच इज गिवन। अब जब आपके पास में अपस्ट्रीम की कंडीशन दे रखी हो और डाउनस्ट्रीम की कंडीशन दे रखी हो, तब क्या करेंगे, अपस्ट्रीम की कंडीशन में रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, तो यानी इन कंडीशन ऑफ रिलेटिव स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की कंडीशन में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि वहां पे दो स्पीड काम करती है, एक तो स्ट्रीम की और एक बोट की, और जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही होती है तो यहाँ पे दोनों में अगेंस्ट, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, यानी बोट जो स्ट्रीम का फ्लो है उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगा, तो हमेशा जो बोट है वो स्ट्रीम के जो स्ट्रीम की जो स्पीड होगी उसको कट करने की कोशिश करेगा, उसको कम करने की कोशिश करेगा, तो जब ये स्पीड का और इसकी, तो ये दोनों एक दूसरे की स्पीड को कम करने की कोशिश करेंगे, तो इसका और इस कंडीशन में आपकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, दोनों को माइनस कर देंगे, यानी बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, यानी हमेशा ऐसा ही होता है, बोट में से स्ट्रीम को माइनस किया जाता है क्योंकि दोनों एक दूसरे की स्पीड को कट कर रहे होते हैं और बोट की स्पीड ज्यादा होती है स्ट्रीम की स्पीड से, इस वजह से ऐसे रिलेटिव स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, जब डाउनस्ट्रीम जा रहा है तब क्या होगा, तब जो बोट है वो स्ट्रीम के फ्लो में ही जा रहा है, स्ट्रीम के फ्लो में ही जा रहा है, तो जब तो इस कंडीशन में जो दोनों की स्पीड होगी वो दोनों क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी 18 प्लस एक्स, तो रिलेटिव स्पीड इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल्स टू 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, इधर भी किलोमीटर पर आवर, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स आपके दोनों डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड हो गई है। अब हम देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी आपके पास में जो डिस्टेंस गिवन है वो कितना गिवन है 24 किलोमीटर, और आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपका फॉर्मूला होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने उनको अगर ऐसा रखा तो यानी टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो हम मान लेते हैं जो अपस्ट्रीम में जो टाइम लग रहा था उसको T1 मान लेते हैं, क्योंकि ये बोल रहा है कि दोनों यानी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में जो टाइम लग रहा है उसमें 1 आवर का गैप है, यानी अपस्ट्रीम में 1 आवर ज्यादा लग रहा है डाउनस्ट्रीम से, तो हम मान लेते हैं अपस्ट्रीम का टाइम हो गया T1 और उस कंडीशन में आपकी डिस्टेंस हो गई 24 और आपकी स्पीड अपस्ट्रीम की कंडीशन में क्या है 18 माइनस एक्स एंड टाइम T2, यानी जब डाउनस्ट्रीम के कंडीशन में हम जब टाइम रखेंगे तो 24 अपॉन स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम के कंडीशन में 18 प्लस एक्स, ये हमारी दोनों टाइम होगी। अब हमें पता है दोनों के बीच में जो डिफरेंस है यानी अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 आवर का है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं T1 माइनस T2, यानी अपस्ट्रीम का टाइम माइनस डाउनस्ट्रीम का टाइम इज इक्वल्स टू 1। अब आप ये भी यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम यहाँ पे T2 माइनस T1 भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ तो डिफरेंस दे रखा है ना, तो हम T1 माइनस T2 और T2 माइनस T1 भी कर सकते थे, तो हमें क्योंकि हमें पता है कि अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो कम है और डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज्यादा है, तो क्योंकि जहां पे कम स्पीड होती है, ध्यान रखना, जहां पे कम स्पीड होती है तो वहां पे पहुंचने में टाइम लगता है, स्पीड कम तो पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो यहाँ पे T1 बड़ा हो गया, ठीक है, तो T1 बड़ा है और हमारे पास में जो यहाँ पे जो R 1 R जो दे रखा है वो पॉजिटिव दे रखा है, तो इसलिए हमने T1 को पहले रखा है और T2 का बाद में, क्योंकि T2 में आपके पास में स्पीड ज्यादा है, टाइम कम लगेगा T1 के कंपैरिजन में, तो इस वजह से हमने यहाँ पे T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 1 ले लिया। T1 के प्लेस पे ले लिया हमने 24 अपॉन 18 माइनस एक्स और T2 के प्लेस पे हमने 24 अपॉन 18 प्लस एक्स हमने ले लिया। अब यहाँ पे 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको एलसीएम वगैरह लेकर इस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं पहले लेफ्ट साइड से इसको थोड़ा सा रब कर रही हूँ, तो लेफ्ट साइड में अब यहां से
24, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स दोनों यहाँ पे एलसीएम आ गए, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। जब 18 माइनस एक्स को इधर वाले डिनोमिनेटर वाले 18 माइनस एक्स से डिवाइड किया जाएगा तब ये बन जाएगा, तब यहाँ पे आएगा 18 प्लस एक्स बच जाएगा। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस एक्स माइनस 24, 18 प्लस एक्स और 18 प्लस एक्स दोनों डिवाइड हो गए, तो यहाँ बच गया 24 मल्टीप्लाई में 18 माइनस एक्स और राइट में बच गया इज इक्वल्स टू 1। 24 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 432 प्लस 24x, यहाँ पे भी 24 इंटू 18 कितना हो जाएगा 432 माइनस माइनस 24 इंटू एक्स प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 24x इज इक्वल्स टू 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी a माइनस बी प्लस बी अगर हम लगाएंगे तो बन जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। राइट साइड में लिखते हैं हम, तो राइट साइड में 432 प्लस माइनस कट हो गया, यहाँ पे बच गया 48x इज इक्वल्स टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये 1 उधर जाएगा तो 1 के पास में 324 माइनस एक्स स्क्वायर जाएंगे तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बच गया 48x, तो यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 324 माइनस 48x, यानी एक्स यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा, इधर लेफ्ट साइड में 0 0 माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये प्लस का 48x और माइनस का 324। अब आप देख सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बाय द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो हम कुछ भी यहाँ पे यूज में ले सकते हैं, हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी फैक्टराइजेशन मेथड यूज में लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है कि आपका जो भी b होता है, यानी ये आपकी जो इक्वेशन है ये हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में होती है। तो जो आपका जो bx है यानी 48x जो है, इसको आपको इस तरह से प्लस या माइनस करके आपको इस तरह से इसको स्प्लिट करना पड़ेगा कि आपके मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी के इक्वल आ जाए, उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी के इक्वल आ जाए। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं दो नंबर, जैसे हम 56 माइनस 8, हम यहाँ पे नंबर 54 माइनस 54x माइनस 6x माइनस 324, तो जब ये एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324, 56 नहीं आएगा 54 आएगा, 54 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास में 48 भी बनेगा और 54 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो हमारे पास में 324 भी बनेगा। तो इस तरह से आगे करते हैं, दोनों तरफ यहाँ पे एक्स स्क्वायर में x कॉमन लिया, x माइनस एक्स प्लस 54 बच गया, और इधर इधर इस वाले पार्ट में हमने माइनस 6 कॉमन लिया तो बच गया x प्लस 54। अब आपके पास में आपने इसमें x प्लस 54 को कॉमन लिया तो हमारे पास में बच गया ये वाला x और ये वाला माइनस 6 यानी x माइनस 6। तो हमारे x की वैल्यू आई, एक तो x इज इक्वल्स टू, और राइट साइड में आपके 0 0 चल ही रहा था, तो अब आपके पास में x की वैल्यू आई एक तो माइनस का 54, यानी एक बार तो हमने x प्लस 54 को इज इक्वल टू 0 रखा और एक बार हमने x माइनस 6 को इज इक्वल टू 0 रखा, तो हमारी प्लस का 6। क्योंकि स्पीड जो होगी वो पॉजिटिव होगी तो आपकी जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगी वो 6 किलोमीटर पर आवर होगी, ये वाली नहीं ले सकते क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू वाली है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 के और वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 का और क्वेश्चन, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290, जिसकी सम जो है सम ऑफ उसके स्क्वायर्स के 290 है। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से क्या मतलब है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर आप जानते हो जैसे कि 3 1 3 5 7 ये सब आपके ऑड नंबर्स हैं। और अगर आपसे बोला जाए कि इसमें कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है, जैसे 1 के जस्ट नेक्स्ट वाला, 3 के जस्ट नेक्स्ट वाला जो भी नंबर होगा, जो भी आपका ऑड नंबर होगा वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहलाता है। यानी 1 का नेक्स्ट हो गया 3, 3 का नेक्स्ट नंबर हो गया 5, तो ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, उनकी जस्ट नेक्स्ट वाले नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं। तो हमें यहाँ पे दो नंबर्स फाइंड करने हैं,
जो कि जिनका स्क्वायर करने पे और उनका सम करने पे 290 आएगा। तो हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट ऑड इंटीजर, पहला जो ऑड इंटीजर है, लेट द फर्स्ट ऑड इंटीजर बी x, क्योंकि आपकी जो ऑड इंटीजर्स हैं, ऑड नंबर्स है, वो 2 नंबर बढ़ी, यानी जैसे अगर आपने पहला नंबर 1 है तो 3 कब आएगा, उसमें 2 ऐड करने के बाद में आएगा। तो अगर आपका फर्स्ट नंबर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 2 करने पे आएगा। तो सेकेंड नंबर एंड द सेकेंड ऑड इंटीजर विल बी x प्लस 2। आगे क्या बोल रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी आपको इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर उसका सम करना पड़ेगा। पहले तो x का स्क्वायर फिर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इन दोनों का सम करके 290 के इक्वल आ गया। आगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसमें एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 2 इंटू एक्स, दिस इज योर a एंड दिस इज योर b, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो यानी कितना हो गया 4x प्लस आपका प्लस b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, कितना हो गया ये 4 इज इक्वल्स टू 290। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो हमने यहाँ लगा दिया, a को हमने मान लिया x और b मान लिया हमने 2, और इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 290। हमने अब ये जो 290 को उसको हमने लेफ्ट साइड में ले लिया, प्लस का 4 माइनस 290 इज इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 290 जो माइनस होके माइनस 286 आ गया। हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल्स टू 0, 2 जब हम राइट साइड में जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, तो हमारी फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, या फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोधायन फॉर्मूला जो होता है बोधायन प्रमेय उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी एक्स स्क्वायर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो आपका फैक्टराइजेशन मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वो यूज में ले रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें मिडिल टर्म यानी जो आपकी बी वाली टर्म है, ये वाली टर्म, इसको हम स्प्लिट करेंगे इस तरह से कि आपका जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो और जो ये कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई करने पे आ जाए। तो हमारे पास में 2 नंबर हैं ऐसे 13 एंड 11, जिनको माइनस करने पे तो 2 आएगा यानी b के इक्वल आएगा, 11 और 13 को मल्टीप्लाई करने पे 143 आएगा। तो हमने ले लिया यहाँ पे 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल्स टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लिया, यहाँ से इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, तो इस तरह से हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर, इसमें से हमने x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया, x प्लस 13 बच गया अंदर, और इसमें से हमने 11 कॉमन ले लिया माइनस का 11, तो इधर से बच गया x प्लस 13 इधर भी इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास में हमने x प्लस 13 को नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लिया, x प्लस 13 और राइट साइड इधर बच गया x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। जब x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0 रखा तो आपकी x की वैल्यू हो गई माइनस का 13, जब x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0 रखा तो आपकी x की वैल्यू आ गई 11। तो आपके इस तरह से नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूछा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो नेगेटिव आ गया, तो ये नहीं ले सकते। 11 आपका क्वेश्चन होगा, यानी आपकी जो x की वैल्यू होगी वो 11 हो गई, और जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो 11 प्लस 2 यानी 13 हो गई, क्योंकि x प्लस 2 करने पे आपका नेक्स्ट ऑड इंटीजर आएगा। तो 11 और 13 आपके आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the angle of depression of the top and the bottom of a 8-meter tall building from the top of multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively। यहाँ पे बोल रहा है, आप बोल सकते हैं यहाँ पे 2 आपकी बिल्डिंग्स है, एक तो यहाँ पे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है और एक दूसरी बिल्डिंग है जो कि छोटी है, ठीक है। वो जो छोटी वाली बिल्डिंग है वहां उसके टॉप एंड बॉटम से एंगल ऑफ डिप्रेशन निकल रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। आपको फाइंड करना है फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। पहले तो आपको मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का आपको फाइंड करना है, आपको उसकी हाइट एंड देन डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स। उन दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो हम मान लेते हैं
यहाँ पे जो बोला ये 8 मीटर टॉल जो बिल्डिंग है, हम इसको मान लेते हैं ये आपकी 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, और मान लेते हैं कि वो जो दूसरी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है वो ये वाली है। और यहाँ क्या बोल रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लगता है। ऊपर की तरफ कोई पर्सन देख रहा हो तो आपके एंगल ऑफ साइड जो होती है ऊपर की तरफ से बनती है, ठीक है, ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर। तो ये आपका टॉप ऑफ द 8 मीटर, तो यहाँ से टॉप से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यहाँ से ये बॉटम से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। इस तरह से एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप की तरफ जो आपका बन रहा है वो हो गया 45 डिग्री। हमने यहाँ से इसको एक इमेजिनरी लाइन खींच ली और नीचे भी हमने ये बेस बना लिया। तो इस तरह से जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है, पहले हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं। ये बन गया हमारा ए बी सी, इसको मान लिया डी, और ये बन गया ई। तो यहाँ से जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, तो वो बन रहा है आपका 30 डिग्री, और जो बॉटम ऑफ बिल्डिंग से जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री। तो इस तरह से ये एंगल हो गया 30 डिग्री और ये एंगल हो गया आपका 45 डिग्री। क्योंकि आपको पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हम मान सकते हैं कि ये वाली लाइन ऊपर वाली लाइन यानी ये वाली, इसको मान लेते हैं एफ पॉइंट, ए एफ वाली लाइन जो बीसी के पैरेलल है। तो अगर पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे इंटीरियर आपका जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया, जो कि जेड पे, उल्टा जेड पे जो बन रहा है, जेड एंगल बोलते हैं जिसको हम, ये उल्टे जेड पे जो आपका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका 45 डिग्री। और इसी तरह से यहाँ पे एक और उल्टा जेड बन रहा है ए एफ और ईडी के बीच में, तो यहाँ पे भी आपका जो एंगल बन रहा है वो आपका 30 डिग्री बन रहा है। तो इस तरह से आपके दो एंगल्स बन रहे हैं। तो अब हम इसमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि जो ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के जस्ट सामने वाली जो ये बिल्डिंग है इसकी हाइट क्या है। सबसे पहले तो हमें इसकी हाइट, तो जिसको हम मान लेते हैं x, और हमें फाइंड करना है जो दोनों बिल्डिंग्स है उनके बीच के डिस्टेंस क्या है, जिसको हमने मान लिया x, ये हमें फाइंड करना है। तो अब हमारे यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक तो इन ट्राइंगल ये वाला एईडी वाला ट्राइंगल, जिसके अंदर आपके पास में एंगल डी यानी एंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू 30 डिग्री बन रखा है, जो कि हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन से हमने इसको फाइंड कर रखा है। तो इस तरह से अगर ये, तो इस तरह से यहाँ पे जो हमें फाइंड क्या करना है, एक तो हमारे पास में दिस इज योर ईडी लाइन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ये डीसी जो लाइन है, जो दो बिल्डिंग होती है वो दोनों 90 डिग्री पे खड़ी होती है, कोई सी बिल्डिंग ऐसे टेढ़ी खड़ी नहीं होती, दोनों 90 डिग्री पे खड़ी है। तो यानी ये भी 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे है। अगर ये दोनों 90 डिग्री पे है, इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और अगर पैरेलल भी है और यहाँ से जो ये हमारी जो हमने इमेजिनरी लाइन खींची है यानी बीई वाला पॉइंट वो सीडी के इक्वल होगा, तो हम बोल सकते हैं बीई इज इक्वल्स टू सीडी विच इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर या फिर 8 मीटर। बिल्डिंग की बात चल रही है तो 8 मीटर। तो और इसके अलावा जब हमसे बात की जाए एई कितनी होगी, तो हमने एई मानी थी h, पूरी जो ए बी मानी थी वो हमने मानी थी h, और उसमें से अगर हम बीई को माइनस कर देंगे, ए बी माइनस बीई कर देंगे, तो हमारे पास में बच जाएगा ए बी माइनस बीई यानी h माइनस 8। तो हमारे पास में ए की वैल्यू आ गई h माइनस 8। अब यहाँ पे हम 10 की वैल्यू लगाते हैं जिससे हमको ईडी की वैल्यू फाइंड होगी। तो हमारे को पता है ईडी की वैल्यू, अगेन ईडी भी जो होगी वो बीसी के पैरेलल है और वो इक्वल भी होगी, तो ईडी इज इक्वल्स टू बीसी विच इज इक्वल्स टू एक्स, जिसको हमने एक्स माना हुआ था, ठीक है। तो ईडी इज इक्वल्स टू बीसी इज इक्वल्स टू एक्स। अब हम यहाँ पे 10 का फॉर्मूला लगाएंगे, 10 30 इन ट्राइंगल एईडी। तो 10 30 एंगल हमारे पास में 30 दे रखा है, और हमें पता है कि 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पी बी पी एच एच बी। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो लास्ट वाला जो होता है यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा 10 का फॉर्मूला होता है। पी मीन्स परपेंडिकुलर दैट इज एई, एंड बी मीन्स बेस जो कि है हमारा इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ईडी। तो एई जो हो गया हमारा वो हमारे पास में हमने ऊपर रखा था h माइनस 8, और जो ईडी है वो हमारा x हो गया। 10 30 की वैल्यू हमारी हो गई 1/√3। अब हम इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे इधर एक साथ में, तो x इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई बाय h माइनस 8। ये हमारी x की वैल्यू बन गई है जिसको हम आगे जाके यूज में लेंगे। अब हम आगे का पहले सॉल्व करते हैं। आगे का क्वेश्चन हम इसके अंदर इस छोटे से पार्ट के अंदर सॉल्व करेंगे। आगे हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ये पूरे वाले ट्राइंगल, इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर हम देखेंगे जिसके अंदर हमारे पास में एंगल सी जो कि है 45 डिग्री, हमने उसको डिप्रेशन से, एंगल ऑफ डिप्रेशन से हमने इसको फाइंड किया था। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री
ये हमने यहाँ पे पुट हम अब हमें पता है 1045 वापस लगाएंगे। 1045 की एक खासियत होती है कि इसको जब हम आगे जाके सॉल्व करते हैं तो आपका जो परपेंडिकुलर और जो बेस है वो इक्वल हो जाता है। तो आपको जब भी 45 डिग्री एंगल मिले तो आप ये दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो कि आपका जो बेस होगा वो परपेंडिकुलर होगा, वो हमेशा इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ए बी अपॉन बी सी, आपका जो ए बी है वो h है और जो बी सी है यानी जो ए बी इज योर हाइट दैट इज h एंड बी सी इज योर x। 1045 की वैल्यू 1, तो x इज इक्वल्स टू h आ गई, यानी आपका बेस और आपका जो परपेंडिकुलर है वो दोनों इक्वल आ गए। जो कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास में एंगल 45 मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि वहां पे बेस और परपेंडिकुलर क्या है, इक्वल है। तो x इज इक्वल्स टू h हो गया। तो यहाँ से हमारे पास में x इज इक्वल्स टू h की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ से ये राइट वाला पार्ट कट कर रही हूँ, रब कर रही हूँ। तो हमारे पास में यहाँ पे x की दो वैल्यू होगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो हमें पता है x इज इक्वल्स टू h एंड x इज इक्वल्स टू √3h माइनस 8। तो हम बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं, बाय 1 एंड 2 नंबर इक्वेशन। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का राइट पार्ट इक्वल हो गया, यानी h इज इक्वल्स टू √3h माइनस 8। और अगर ऐसा है तो हम इसको आगे लिख सकते हैं h इज इक्वल्स टू √3 इंटू एच माइनस 8√3। यहाँ से h की वैल्यू हम कंप्लीटली फाइंड कर लेते हैं। h इधर हमने ले लिया √3h इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस का 8√3। अब दोनों यहाँ पे नेगेटिव हैं तो हम यहाँ पे इधर माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो ये और जब हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। √3 माइनस √3h माइनस h और यहाँ पे माइनस का 8√3, माइनस से माइनस कट और यहाँ से h को भी कॉमन ले लिया तो हमारा यहाँ पे बच गया √3 माइनस 1। तो यहाँ पे √3 माइनस 1 नीचे आ गया, 8√3 अपॉन √3 माइनस 1 हमारे पास में हाइट आ गई है। बट दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव जो भी आपका रैशनल नंबर, अगर इरेशनल नंबर आपके डिनोमिनेटर में आ रहा है तो आपका स्टैंडर्ड आंसर नहीं आया है। आपको इसको ढंग से आंसर फाइंड करना पड़ेगा इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रैशनलाइजेशन करेंगे। अदरवाइज हमारी h की वैल्यू आ चुकी है और यही आपकी x की भी वैल्यू होगी, क्योंकि आपका x और h इक्वल है, यानी आपका बेस भी आ चुका है, यानी दोनों आपके जो बिल्डिंग्स है उनके बीच का डिस्टेंस आपको मिल चुका है और दोनों जो आपके यहाँ पे जो हाइट है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग उसकी भी आपके पास में हाइट आ चुकी है। बट इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2 3 + 1 इरेशनल है तो उसको रैशनल बनाएंगे। तो रैशनल बनाने के लिए हमारे पास में जो डिनोमिनेटर होता है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यानी माइनस का 1 यहाँ पे था, माइनस का था, इसको हमने प्लस प्लस कर दिया है। अब इससे क्या होगा, √3 8√3 √3 + 1 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे √3 माइनस 1 √3 + 1 पे a + b और a - b की आइडेंटिटी लग जाएगी। वो क्या होती है, a² - b², यानी √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर इज 1, यानी 1 का स्क्वायर इज 1। तो √3 माइनस 1 3 - 1 हमारे पास में बच गया। यहाँ लिखेंगे 8/2 √3 × 3 इज 3, √3 + 1 इज बन गया √3 और यहाँ से कट हो गया तो 4 × 3 12 और 12 √3 और 4 × √3 इज 4 √3। इसका आंसर यहाँ लिख रही हूँ 12 + 4 √3 मीटर हमारा आंसर आ गया। यही आपके x की भी वैल्यू है क्योंकि h इज इक्वल्स टू x आया था। तो हाइट और बेस आपके दोनों मिल चुके हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। ये आपका जो क्वेश्चन था वो 5 मार्क्स का था। आप इसको बिल्कुल प्रॉपरली ढंग से सॉल्व कीजिएगा, पूरे 5 मार्क्स जाने मत दीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कोई एक बलून है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है 88.2 मीटर, ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट पर। तो जो द एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास यहाँ पे दे रखा है, जो और उसको एक गर्ल 1.2 मीटर टॉल गर्ल है वो उसको देख रही है, मतलब इस उन बलून की पोजीशन को देख रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। यानी जब वो पहले देख रही थी तब वो 60 डिग्री थी, 60 डिग्री पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था। आफ्टर सम टाइम
द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस 30 डिग्री। कुछ देर बाद में जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो बन गया वो 30 डिग्री पे बन गया, क्योंकि वो बलून मूव कर रहा था। तो पहले जब वो स्टार्टिंग की पोजीशन में 60 डिग्री पे था और थोड़ी देर बाद में वो 30 डिग्री की पोजीशन पे पहुंच गया। तो आपको फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस उसने कवर करी, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में हमने मान लिया कि जो गर्ल है वो इस ए पॉइंट पर है, जैसा कि डायग्राम में वहां पे गिवन था, और यहाँ पे आपका बलून है और ये दो आपके दूसरी पोजीशन यहाँ पे डी पर बलून है। ठीक है, फर्स्ट वाली पोजीशन में 60 डिग्री एंगल बन रहा है, सेकंड वाली पोजीशन में 30 डिग्री एंगल बन रहा है, और जो गर्ल है वो 1.2 मीटर टॉल है। तो इसका मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो उसकी आइस से ही बनेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आइस से बनेगा तो इसका मतलब जो एंगल बनेगा, तो फिर आपका जो ट्राइंगल बनेगा वो भी इस आइस के ही बेस में जाके बनेगा। तो यानी इसका मतलब क्या है कि जो एंगल आपका बनेगा वो आपका जो ग्राउंड है, यानी जो आपको ट्राइंगल बनेगा वो ग्राउंड से 1.2 मीटर ऊपर बनेगा। तो यानी आपका जो हाइट है, आपकी परपेंडिकुलर जो आपकी लाइन है वो भी आपकी 1.2 मीटर ऊपर हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, BC और DE, इसका मतलब BC और DE वो भी आपकी 88, DE जो कि इक्वल है, और वो आपकी 88.2 से माइनस करके, यानी BC इज इक्वल्स टू 88.2 माइनस 1.2, यानी 1.2 मीटर से हमने इसको माइनस करके तो हमारा 87 मीटर, यानी जो आपका इस ट्राइंगल में जो BC है और जो DE है वो आपका 87 मीटर आ चुका है। तो DE इज ऑल्सो 87 मीटर। अब हमको फाइंड करना है कि यहाँ पे इनके बीच में, यानी आपको CE की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों जो ट्राइंगल है उन दोनों के बीच के गैप को फाइंड करना है, यानी ये वाला ट्राइंगल, यानी इस ट्राइंगल में जो आपका बेस है वो और दूसरे वाले ट्राइंगल का बेस है वो, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना है, BD, यानी CE की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे पहले, इन ट्राइंगल ABC वेयर एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। आपके पास में जो एंगल है वो 60 डिग्री है, आपको फाइंड करना है AC का। तो यहाँ पे आप लगाओगे 10 6 आप यहाँ पे 10 60 इज इक्वल्स टू, आप हमेशा जब आपके पास में परपेंडिकुलर और बेस की कंडीशन है, यानी आपके पास में परपेंडिकुलर गिवन है और बेस आपको फाइंड करना है, तो आप हमेशा 10 की वैल्यू लगाते हो, 10 की का फॉर्मूला लगाते हो, तो PVP अपॉन HHB के अकॉर्डिंग P अपॉन B, लास्ट वाला जो होता है वो 10 का होता है। तो P परपेंडिकुलर कितना है अपना BC एंड अपना बेस कितना है AC, तो 1060 इज √3 एंड BC की वैल्यू कितनी है 87 और AC की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो AC की वैल्यू जब हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसको इधर और √3 को नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो हमारी वैल्यू आ गई 87 अपॉन √3। अब उसके बाद में हम DE के ADE वाले ट्राइंगल में AE की वैल्यू फाइंड करेंगे। इन ट्राइंगल ADE वेयर एंगल DAE इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो इस तरह से 1030 इज इक्वल्स टू DE, अगेन परपेंडिकुलर और बेस हमारा पूरा AE वाली लाइन हो जाएगी, तो ये बन गई AE। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे हम देखेंगे इसमें। तो 1030 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन √3 और DE की वैल्यू हमारे पास में क्या है, यहाँ पे DE की वैल्यू हमारे पास में है 87 और हमें AE की वैल्यू फाइंड करनी है। तो AE की वैल्यू आ गई हमारी 87, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी AE की वैल्यू आ गई 87 √3। अब हमको फाइंड करनी है यहाँ पे CE की वैल्यू, यानी AE में से जब हम AC को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में CE की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले 87 अपॉन √3 को हम रैशनलाइज करेंगे। AC इज इक्वल टू 87 अपॉन √3, तो √3 को रैशनलाइज करने के लिए इसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और इस तरह से 87, ये √3 तो 3 बन चुका है, और नीचे ये 87 इंटू √3, और 87 इससे कट होगा तो आएगा 29 √3। तो हमारे पास में AC की वैल्यू होगी 29 √3, और अब हमको फाइंड करनी है यहाँ से CE की वैल्यू। क्यों, तो CE की वैल्यू क्या होगी, ये मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख रही हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास में AE इज इक्वल्स टू CE इज इक्वल्स टू AE माइनस AC।
तो AE की वैल्यू कितनी है 87√3 माइनस, और AC की वैल्यू कितनी है 29√3। 87 में से 29 माइनस होगा तो आ जाएगा हमारा 58√3, जो कि हमारी आंसर, जो कि हमारे दोनों जो बलून है उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस जो कवर करी, उसको हमने, दो बलून नहीं है, मतलब जो बलून ने स्टार्टिंग से एंड तक जो डिस्टेंस कवर करी उसकी वैल्यू हमको फाइंड हो गई है। ये थी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जिसके अंदर हमारे पास में एक टेबल गिवन है, 51 गर्ल्स की यहाँ पे रिपोर्ट गिवन है, और उसके अंदर आपको हाइट की रिपोर्ट गिवन है। तो अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द मीडियन ऑफ मीडियन हाइट एंड द मीन बाय यूजिंग फॉर्मूला। मतलब आपको फॉर्मूला यूज में लेके 51 गर्ल्स में मीडियन क्या होगा और मीन क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी टेबल बनाते हैं, लाइक जो आपके पास में टेबल है लेस देन 140, लेस देन, इस तरह से। तो आप क्या इसको इस तरह से लिखेंगे, या फिर आप इसको एग्जाम में किस तरह से लिखेंगे? तो आपके पास में जो ये लेस देन 140 है, इसको आप इस तरह से लिखेंगे, लाइक एक नई टेबल बनेगी, और नई टेबल के अकॉर्डिंग आपके पास में आपको अलग अलग हाइट रखनी पड़ेगी, लाइक जो आपकी हाइट होगी। तो यहाँ पे आपके पास में लिखा है लेस देन 140, तो आप उसको लिखोगे बिलो 140। और अब आपकी जो हाइट्स आएंगी वो लेस देन 140 नहीं होंगी, वो अब आपकी होंगी बिलो 140, फिर 140 टू 145, फिर 145 टू 150, एंड 150 टू 155, 155 टू 160, एंड 160 टू 165। इस तरह से अब आपकी ये बन जाएंगी, यानी 160 टू 165। आपको इस तरह से इनको क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग इनको रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ गर्ल्स को आप मानोगे फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी एफ, जो आ गया 4, 11, 29, 40 एंड 46, और यहाँ पे आगे 51, जो कि आपका यहाँ पे सी एफ। आपको यहाँ पे आपके पास में ये सी एफ गिवन है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करोगे, ये आपकी सी एफ है जो आपके पास में जब यहाँ पे एडेड होके आती है 4, 11, 29, देखो आप ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है। तो आपको यहाँ से पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी, पर्टिकुलरली 140 से कम वाली हाइट वाले बच्चे की गर्ल्स कितने हैं, या फिर 140 से 145 के बीच वाले गर्ल्स कितने, मतलब इसके हाइट वाली गर्ल्स एक्चुअली कितनी है। यहाँ पे उनका टोटल दे रखा है, CF इज द टोटल ऑफ 140 एंड 145, यानी अगर किसी की हाइट 140 टू 145 है, दोनों है, तो वो दोनों का सम होके यहाँ पे ये CF आता है। और फ्रीक्वेंसी सिर्फ पर्टिकुलर इनकी होती है, लाइक अगर आप बिलो 140 की बात करो तो वही होंगी। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी आ गया आपका 4, और आपका माइनस करोगे इसके अंदर, तो इस अब आपके पास में 140 टू 145 के बीच में, तो आपने दोनों CF को माइनस करोगे, 11 माइनस 4, दैट विल बी 7। ऐसे 27 आगे 140 टू 145 टू 150 में 29 माइनस 11, दैट इज 18। 150 टू 155 में 11, क्योंकि हमने 40 माइनस 29 किया। इसी तरह से 46 माइनस 40 करेंगे 150 टू 160 फाइंड करने के लिए, 155 टू 160, दैट इज 66, और 160 टू 165 फाइंड करने के लिए 51 में से 46 को माइनस करेंगे। इस तरह से हो गया ये 5। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में नई फ्रीक्वेंसी आ गई है, ये हमारी नई टेबल आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मीडियन फाइंड करेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू L प्लस n बाय 2 माइनस CF इंटू F मल्टीप्लाई बाय H। ये आपका इसके अंदर फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हमारा L क्या है, n बाय 2, ये सब क्या है, तो जो टोटल होता है उसको तो हम n बोलते हैं। जो आपका टोटल है, यानी इन सबका टोटल कितना है 51 है, तो ये आपका n है, तो n इज इक्वल्स टू 51। तो ये तो आपका आ गया n इज इक्वल्स टू 51। CF आपकी क्या होगी, CF में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका पहले मीडियन फाइंड करना पड़ेगा, यानी n बाय 2 करना पड़ेगा, दैट इज 51 अपॉन 2, यानी कितना आ गया 25.5। आप देखेंगे यहाँ पे CF के अंदर जाएंगे, CF के पास में, और वहां देखेंगे 25.5 किन दो साइकिल के बीच में है, किन दो क्लास साइकिल के बीच में है। यहाँ पे 140 टू 145 और 145 टू 150 के बीच में 25.5 आएगा। तो इसमें से जो बड़ी वाली होगी
वो आपकी मीडियन क्लास होगी। अब आपको यहाँ पे मीडियन क्लास के अकॉर्डिंग सारा काम करना पड़ेगा। दिस इज योर मीडियन क्लास, और वो अब आपकी उसके अकॉर्डिंग आपको एफ सी एफ वगैरह इसी अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। तो अब आपके लिए अब आपके लिए जो 25.5 के अकॉर्डिंग आपने ये मीडियन क्लास निकाली, यानी जो आप जिन दो सीएफ के बीच में ये 25.5 है, उसमें जो बड़ी वाली जो आपका क्लास साइकिल होगा वो आपका यहाँ पे मीडियन क्लास होगा। तो दिस इज योर मीडियन क्लास, जिसके अकॉर्डिंग जो आपका इसमें जो लोअर टर्म हो गया 145, दैट विल बी योर एल, यानी एल इज इक्वल टू 145, जो इसके अंदर सबसे छोटी वाली टर्म होगी उसको अपन बोलेंगे एल। n/2 आपके पास में दे रखा है 25.5, और जब आपको CF बोला जाए तो CF आपका जो आपका मीडियम क्लास है उससे जस्ट पहले वाली, जो आपका मीडियम क्लास है उससे जस्ट पहले वाली आपकी CF होती है, यानी वो आपकी कितनी होगी 11, और F आपकी जो होगी यानी फ्रीक्वेंसी जो कि आपके मीडियम क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी 18, और H क्या हो जाएगा आपका इन दोनों के बीच का गैप, यानी आपकी जो मीडियम क्लास का है 145 माइनस 150, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है 5 का गैप है, 150 माइनस 145 दैट इज 5। तो ये सब आपके ये सारी टर्म्स है, अब हम इनको पुट करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। तो m इज इक्वल्स टू l कितना है आपका 145 प्लस n/2 कितना है हमारा 25.5 माइनस CF कितना है हमारा 11, f कितना है हमारा 18 और h कितना है हमारा 5। आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 149.75 आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा।